नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज हरियाणा का बजट पेश हुआ है। बजट सिर्फ 3 अक्षरों का एक शब्द है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत सारा दिमाग खर्च करना पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। घर के तमाम सदस्यों के बारे में सोचना पड़ता है, और जब किसी प्रदेश का देश का बजट आए तो फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे इरादे होते हैं। इरादे सरकार की तरफ से जताए जाते हैं कि हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे, और उम्मीदें जनता की होती हैं कि हमें ये उम्मीद है, हम ये चाहते हैं। और फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या इरादों को मजबूती के साथ पूरा किया जाएगा? क्या बजट उम्मीदों पर खरा उतरेगा? 2 बातें हैं। जब भी सरकार का बजट पेश होता है, किसी प्रदेश का देश का बजट पेश होता है, तो सरकार की तरफ से तारीफ की जाती है। वो तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं तो विपक्ष की तरफ से उसको निराशाजनक बताया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो कहते हैं उन्हें चांद में भी दाग नजर आते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें थी। आज हरियाणा का बजट कैसा रहा, कितना मनोहर था यह बजट, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान जो अहम बातें की थी वो क्या थी, और इसके साथ ही फिर हमारे साथ थोड़ी ही देर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कंवरपाल गुर्जर साहब, वो जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि बजट को लेकर किस तरह के इरादे जाहिर किए गए हैं, और खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अहम क्षेत्र है उसके लिए क्या प्रावधान रहा। सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुछ बातें सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आखिरकार एक और परीक्षा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पास कर ली। भगवान श्री गणेश की स्तुति के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश किया। तमाम अटकलों को दूर करते हुए एक नपा-तुला और लोक लुभावना बजट पेश करने की कोशिश की गई। इस बार का बजट 1,55,645 करोड़ रुपए का रखा गया है। आपको बता दें कि साल 2020-21 में 1,42,343 करोड़ का बजट था। इस बार का बजट 13% ज्यादा रहा है। 2020 से फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। साथ ही 1,16,927 करोड़ का राजस्व खर्च का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि पिछले साल से 11.36% ज्यादा है। साथ ही बजट में 38,718 करोड़ के पूंजीगत खर्च की बात भी सामने आई है। अब बात करते हैं कि इस बजट के जरिए किस क्षेत्र और किस विभाग के लिए कितनी रकम खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तो सबसे पहले बात आती है शिक्षा की, क्योंकि पिछली बार भी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही बिजली एवं अन्य के लिए 10,558 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत 7,089 करोड़ का बिजली विभाग के लिए, 270 करोड़ रुपए अक्षय ऊर्जा के लिए, 330 करोड़ उद्योग एवं व्यापार के लिए भी रखे गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 10,798 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य के लिए भी इस बार इस बजट के जरिए काफी पैसा देने की कोशिश की गई है। इस बार का स्वास्थ्य का बजट 7,731 करोड़ रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,606 करोड़, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 2,136 करोड़, आयुष विभाग के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 238 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं कृषि और किसानों के लिए भी इस बजट के जरिए सौगात देने की कोशिश रही है। वहीं कृषि और किसानों का भी खास ख्याल इस बजट के जरिए रखा गया है, जिसमें 6,110 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़, पशुपालन डेयरी के लिए 1,225 करोड़, बागवानी के लिए 498 करोड़, मत्स्य के लिए 125 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं पुलिस विभाग के लिए 5,779 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 3,402 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। परिवहन विभाग के लिए भी 2,865 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सड़कें और भवन निर्माण के लिए 2,985 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं सहकारिता विभाग को 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर एवं ग्राम अभियोजना के लिए 1,121 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं कौशल एवं विकास के लिए 868 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
अब योजना विभाग के लिए भी 446 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खेलों का बजट भी इस बार 394 करोड़ का रखा गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के लिए 281 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं सैनिक और अर्चन कल्याण के लिए 143 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 139 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं खनन एवं भूविज्ञान के लिए 131 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पुरातत्व अभिलेखागार के लिए 73 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं विदेश सहयोग के विभाग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कला और संस्कृति के लिए 19 करोड़ तो नागरिक उड्डयन के लिए 184 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर्यटन के लिए भी 113 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। फिलहाल इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। साथ ही इस बजट में जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के कॉमन वायदों को पूरा करने की झलक भी नजर आ रही है। जितेंद्र चौधरी के साथ अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। इस बार 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये वो आंकड़ा है जो इस बार के बजट के तौर पर पेश किया गया। सत्ता पक्ष के हिसाब से इस बजट के जरिए हर वर्ग का ख्याल रखा गया, लेकिन विपक्ष इस बजट में कुछ नया नजर नहीं देखता, कुछ नया नजर विपक्ष को नहीं आता। विपक्ष के मुताबिक कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा जो इस बजट से खुश हुआ हो। कैसा है साल 2021 और 22 का बजट विपक्ष की नजरों से, वो एक अहम बात है, और सरकार की नजरों से ये रिपोर्ट देखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बात यह है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस बजट सेशन में हरियाणा सरकार को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। पहले 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की परीक्षा और फिर बजट पेश करना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। खासकर किसान आंदोलन, कोरोना काल, वित्तीय घाटा समेत तमाम चुनौतियां ऐसी थी जिनके बीच ये बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया तो हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। 1,55,000 करोड़ के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर खास जोर दिया गया। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2020-21 के 1,37,738 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट परिव्यय में 25% अर्थात 38,718 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व रूप में शामिल है, राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। तो सरकार का कहना है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया। कोरोना की चुनौती से निकलते हुए एक बहुत शानदार बजट रहा। विपक्ष का कहना है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बजट में कुछ नया नहीं था, कोई वर्ग खुश नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के शिक्षा मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। कंवरपाल गुर्जर साहब, मैं नासिर कुरैशी बोल रहा हूं। सर, पहली प्रतिक्रिया आज की इस बजट को लेकर, और खास तौर से जो शिक्षा का एक अहम क्षेत्र और एक अहम जिम्मेदारी आपके पास है शिक्षा क्षेत्र की, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट जो है वो बहुत ही सराहनीय बजट है, और जो एक पुरानी उक्ति है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया उसमें, कि ये बजट ऐसा होना चाहिए कि जैसे सूर्य जो है वो जल को लेता है भाप के रूप में, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर वो सबको दिखाई देती है। तो राजा का व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो जब टैक्स ले तब दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन जब डेवलपमेंट करे तो सबको दिखाई देना चाहिए जी। और इसी प्रकार से अभी तक जितने भी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किए, उनमें किसी प्रकार का भी नए टैक्स की उन्होंने व्यवस्था नहीं की, नया टैक्स नहीं लगाया, और अपनी कार्यकुशलता के से जिस प्रकार से उन्होंने सारा कुछ किया है, और खर्चों को घटा के और जो टैक्स थे उनमें सुधार करके, जहां जिस प्रकार से आप देखते हैं बिजली की चोरी थी उसको कम करके, या और टैक्सों की चोरियां थी उनको कम करके, जिस प्रकार से काम किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है।
और जहां कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों के बावजूद भी मतलब बजट जो है वो 13% बढ़ा के पेश किया उन्होंने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ है। कल भी कुछ लोग मेरे पास, आपके पत्रकार बंधु आए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा था सुबह कि आपको क्या उम्मीद है, तो मैंने कहा कि जो सेवा कार्य हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से बजट ज्यादा देंगे। अच्छा, मुझे अभी तक पता नहीं। आज एक चीज और देखी कि बहुत लंबा बजट था। कंवरपाल गुर्जर साहब, जाहिर सी बात है करीब 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री बजट पढ़ते रहे, और उस दौरान लास्ट में थोड़ा सा विपक्ष की तरफ से कुछ आवाज सामने आई थी। वो पूरा विपक्ष ने भी बजट सुकून के साथ सुना। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था, या फिर विपक्ष देख रहा था कि कुछ बजट में नया ही नहीं है, पहले की तरह ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। अगर आप इस पे डिस्टर्ब करते रहोगे तो ना आप समझ सकोगे, ना जनता समझ सकेगी, और गलत है। मैं समझता हूं, इसके लिए विपक्ष की मैं तारीफ करता हूं जी कि उन्होंने बड़े आराम से बजट सुना, और ये जो है लोकतंत्र जो है सही दिशा में चल रहा। जी। और मैं हरियाणा विधानसभा की तारीफ करता हूं। हालांकि हमारे बारे में ऐसी राय है नहीं, लोग हमें अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में जितने अच्छे तरीके से हरियाणा की विधानसभा चलती है, मैं और दूसरी विधानसभाओं के मुकाबले में अच्छे तरीके से चलती है। और विपक्ष का जो रवैया था देखने का और सुनने का, वो बहुत अच्छा था, मैं उसकी तारीफ करता हूं। अच्छा सर, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया। 18,410 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं कंपेयर कर रहा था जो और बड़े स्टेट्स हैं, तो उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो हरियाणा में शिक्षा को लेकर बहुत खास ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री ने खुद से इस बात को महसूस किया, या आपने भी उनको फोर्स किया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी आई हैं इस क्षेत्र में? और आपने एक ऐलान और किया है कि 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यह किस तरह से पॉसिबल होगा? नहीं, देखिए, हमने भी कहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना इंटरेस्ट था। उन्होंने स्वयं अपने आप से कहा था कि देखिए, 2 चीजें ऐसी हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जिनके अभिभावक इतने संपन्न नहीं हैं, जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अभी हमने जो निर्णय लिया कि टैब देने का जो निर्णय लिया, तो हमने 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सब बच्चों को देने का लिया, और उसमें 8 करोड़ 6 लाख का हमने निर्णय लिया कि 8 करोड़ 6 लाख को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हम इसको बंद करने वाला नहीं, इसको चला के रखेंगे। जो भी बच्चे 8वीं में आएंगे, हमारे बार उनको देंगे, ताकि जो बच्चे आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं, तो इसके वजह से वो कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे न रह जाएं। तो हम चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ही हो, और उनका काबिल होना, ये आप ये समझ लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना जी, ये कई गुना होके वापस आएगी। अगर ये बच्चे काबिल होंगे तो आने वाले टाइम में देश का भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। तो उसके लिए ये सारा बजट की इस प्रकार से व्यवस्था की, और कुछ नए प्रयोग भी हम करने जा रहे हैं, जैसे KG to PG का जो हमने। जी सर, कुछ दिन पहले खबर अभी तक के ही प्रोग्राम में आपने ऑनलाइन ये कह रहा था कि एक नया वो भी शुरू किया कि जो KG। अपनी बात पूरी कीजिए सर आप। हाँ, आप मुझे कह रहेगा जी? जी नहीं, हाँ, आप नहीं, मैं ये कह रहा था जी कि जो KG to PG का एक आइडिया अब की बार हमने शुरू किया, और उसके लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हमने। तो ये एक नया आइडिया है कि KG से PG एकदम, और उसके लिए 2 यूनिवर्सिटियां हमारी, MD यूनिवर्सिटी और कुशतरा यूनिवर्सिटी को हमने उसके लिए चिन्हित भी कर दिया। तो एक बिल्कुल नया आइडिया, और अब इसके परिणाम जो भी डिजिटल तो वो बाद में आएंगे, लेकिन अभी हमारा आइडिया है कि बहुत ही अच्छा। और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपने कहा कि कोरोना ने चुनौती के रूप में तो आया, लेकिन हमको सिखाकर गया। खबर अभी तक के ही प्रोग्राम में आपने कुछ दिन पहले अंबाला में कहा था, मुलाना में कहा था कि इससे हमें सीखने को मिला है। सर, हाँ, ये बहुत अहम विषय है, क्योंकि एक तरफ तो हम स्कूल्स में शिक्षा को लेकर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमियों की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नेट की सुविधा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि परिवार में 2 या 3 भाई बहन हैं, अब तीनों को ही क्लास लेनी है और तीनों को ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान करना है। तो किस तरह से मुमकिन हो पाएगा ये चीज? नहीं, देखिए, अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी, लेकिन फिर भी इस टेक्निक का लाभ उठाएंगे जी।
मतलब अभी तक हमने उठाया नहीं, चाहे हमने मजबूरी में शुरू करना पड़ा सारा का सारा ये, लेकिन हमें लगा कि ये अच्छा है और इसीलिए हम टैब दे रहे बच्चों को। अब हम हर बच्चे को टैब देंगे ना जी, तो वो बच्चा जब लेगा तो निश्चित तौर से वो तो समस्या खत्म होगी ना जी। अगर बच्चे 3 हैं और मोबाइल 1 है तो वो तो समस्या खत्म होगी जब हम जो 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चे हैं उन सबको देंगे और उनको एक अच्छे देंगे। वैसे भी नहीं है, कोई खाना पूर्ति नहीं है, जैसे कई स्टेटों में तो उनको मोबाइल ही दिए गए, तो हम टैब दे रहे हैं उनको। और पहले वो 7 इंच का था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 7 की बजाय जो 8वीं से और 10वीं तक है उसकी जो स्क्रीन है वो 8 इंच की होगी, और 11वीं और 12वीं के बच्चों को जो देंगे उसकी जो स्क्रीन होगी वो 10 इंच की होगी। तो अच्छी क्वालिटी का वो हम देने लग रहे हैं जिसमें अच्छी तरीके से। किसानों को लेकर जाहिर सी बात है कि एक दबाव सरकार पर रहा होगा, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, किसान सरकार से नाराज हैं, या आप कहते हैं कि वो किसान नहीं बल्कि उनको बहकाया जा रहा है। किसान तो सरकार से नाराज नहीं है आपका कहना है, लेकिन एक अमूमन देखने को मिला है कि किसान सरकार से नाराज हैं। तो सर, किसानों को लेकर जो आप लोगों ने सोचा इस बजट में और जिस तरह से प्रावधान किए गए, आपको लगता है कि किसान संतुष्ट हो पाएंगे? आप अपनी जगह दोबारा से बहुत अच्छे से उनके दिल तक बना पाएंगे? नहीं, देखिए, जो लोग न्यूट्रल लोग हैं उनकी समझ में मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी, अन्य जो चैनल दूसरे हैं उनके माध्यम से भी मैंने बार बार लोगों से अपील की थी कि अब की बार उनको डिबेट सुनना चाहिए, और जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए या उससे पहली डिबेट है, हमने उसमें पूरी बात सामने रखी। हमने बार बार पूछा, जब गीता बुक्कल जी बोल रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि मैडम आप सीनियर मिनिस्टर रही हैं और पार्टी की बड़ी लीडर भी हैं, तो आप हमें एक बार समझा दें कि इसमें काला क्या है, या आप हमें एक बार समझा दें कि इसमें गलत क्या है। और जब रघुवीर सिंह कादियान ने कहा कि जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो हमने उनसे खड़े कहा कि एक बार हाउस को समझा दें कि कैसे कब्जा कर सकते हैं, कौन सी धारा ऐसी है जो कब्जा करने की बात करी। तो लेकिन वो कहीं भी जवाब उसका दे नहीं सके। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी, जिसने बहुत बड़ी संख्या में किसान होंगे जिन्होंने सारी बात को सुना होगा, तो मैं समझता हूँ उनके भ्रम जो हैं वो दूर हुए होंगे। जो लोग न्यूट्रल हैं उनका भ्रम दूर होगा, वापस आएंगे 100%। लेकिन जो लोग कमिटेड वर्कर हैं पार्टी के, अब उनको तो देखिए कहीं भी है, चाहे किसी बात पे भी आंदोलन करना, जो भी पार्टी कहेगी वो करेंगे, वो तो वहां से नहीं हटेंगे। लेकिन आम किसान निश्चित तौर से जो न्यूट्रल है वो वापस आएगा। शिक्षा के क्षेत्र की नौकरियों की अगर बात की जाए, आपने नौकरियों का भी एक बड़ा ऐलान किया है कि हम नौकरियां देंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों की किस तरह से कोशिश की जाएगी? जो टीचर्स हैं उनके लिए किस तरह की उम्मीदें जगाई गई हैं इस बजट के माध्यम से? नहीं, देखिए, प्राइवेट सेक्टर की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम 50,000 नौकरियां की व्यवस्था करेंगे, और उसके साथ साथ शिक्षा में भी जहां हमारे पास टीचर की कमी है उसको हमें व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहां भी भर्तियां होंगी, और काफ़ी अच्छी संख्या में हमारा इरादा है इस भर्तियों का, तो वो भी होंगी भर्ती। एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल, यमुनानगर, कैथल, सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, किस तरह से देखा जाए? आपके इसी कार्यकाल में ये पूरा हो जाएगा? अगली बार मौका मिले न मिले वो अलग बात है, कोशिश यही रहेगी कि अभी शुरुआत हो जाएगी जल्द से जल्द? देखिए, ये बहुत अच्छा है किसी भी मनुष्य के लिए ये सोचना कि मुझे जो कुछ करना मैं आज कर लूं, कल का कोई पता नहीं है किसी का, किसी बात का भी, ना सरकार का पता होता है ना अपना पता होता है। मुझे अपना भी पता नहीं है कल है कि नहीं है। तो हमने इसी हिसाब से काम किया, पिछले 5 साल में जो काम किए हमने इसी हिसाब से किए, और मैं समझता हूं कि जितने हॉस्पिटल के बेड पहले थे उससे दुगने से भी ज्यादा की व्यवस्था हमने कर दी की हमने। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, वो उन्होंने कहा कि जितने भी हॉस्पिटल 100 बेड के हैं उन्हें हम 200 बेड के करेंगे, और दूसरे भी इसी प्रकार से सारी व्यवस्था की। तो जो मेडिकल कॉलेज की बात भी आपने कही, तो निश्चित तौर से मेडिकल इसी सरकार के दौरान, अब की जो हमारी टर्म है इसमें हम निश्चित तौर से बना के देंगे। कंवरपाल गुर्जर साहब, एक SYL को लेकर हमेशा बजट में प्रावधान रहता है, क्या SYL हरियाणा में हकीकत में तब्दील हो पाएगी, या ये हमेशा एक राजनीति का हिस्सा रहेगा? देखिए, हमारा पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, और हमने कोर्ट से, देखिए आप 6 साल से हमारी सरकार को देख रहे हैं, हमने कभी भड़काऊ बयान नहीं दिया, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि भी ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने कुछ नहीं किया। हम जो कानूनी चीज है हम उस पर प्रयास कर रहे हैं,
और अगर कहीं मिलने की बैठने की बात है उस पर बात कर रहे हैं। हमने भड़काऊ बयान आज तक नहीं दिया। आज से पहले आप जितनी राजनीति हरियाणा की है आपने देखा होगा हमेशा भड़काऊ बयान दिए गए, चाहे पंजाब की तरफ से दिए गए चाहे हरियाणा की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने कोई भड़काऊ बयान ना देके हम अपने काम में लगे और बार बार कोर्ट हमारे पक्ष में, कोर्ट ने फैसला किया। और अब हाँ जी, कंवरपाल गुर्जर साहब, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। आपने भी उनका जिक्र किया कि आपने उनसे पूछा। गीता बुक्कल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से हर वर्ग का ख्याल रखती है और इस बार भी हर वर्ग का बजट में ख्याल रखा गया है और शिक्षा को लेकर उनकी सरकार बहुत ज्यादा सोच रही है। शिक्षा के लिहाज से अगर मैं इस बजट की बात करूं तो आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम शिक्षा के नाम पर मैं किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहती। ये हमारे प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून आया, उसको सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से लागू करे। शिक्षा का अधिकार कानून का जिक्र ना होकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र बजट में हमने बखूबी देखा, लेकिन क्योंकि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा हम उसको अच्छे से नहीं कर पाए हैं और कोरोना की आड़ की वजह से मैं कहूंगी कि शिक्षा के अधिकार कानून को भी बहुत अच्छे ढंग से हम नहीं कर पाए हैं। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम अच्छे ढंग से स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन देने का बात करें। जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस बात को लेकर कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं, करीबन 1000 की संख्या हो गई है। उन्होंने प्लेवे स्कूल की बात कही थी, 4000 प्लेवे स्कूल, और उसमें से शायद कुछ करीबन 1135 स्कूल आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं जो आंगनवाड़ी स्कूलों में सिचुएटेड है, उनको प्री नर्सरी, प्री प्लेवे के पढ़ाने के लिए। हमें ये सोचना होगा कि हमारे अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें इंग्लिश टीचर्स अच्छा चाहिए। आप जाहिर सी बात है कि क्या सजेशन देती हैं, आप सुझाव देती हैं? आपने खुद ही कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए इस विषय पर, तो आप किस तरह से सरकार को इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगी, सजेशन देंगी? देखिए, मेरा तो ये मानना ये है कि अभी आज के समय में, क्योंकि हम स्कूल खोल रहे हैं, प्लेवे स्कूल खोल रहे हैं, हम ITI कॉलेज, लेकिन आज तक हम यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए। एक तो मेरा सुझाव ये है कि इस समय कोरोना दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमें इन चीजों पे सब पे सोचना चाहिए। एक मैं आज के बजट में ये पढ़ रही थी, ये लिखा हुआ था कि हमारे जो आरोही स्कूल है, आरोही स्कूल हमारे समय में एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स थे जो इंडिया के, उनमें से हमारे हरियाणा के 36 ऐसे ब्लॉक थे जो कि बैकवर्ड थे। उस समय आरोही स्कूल वहां पर बनाए गए। उसके बाद देखिए एक भी संख्या इनकी नहीं बढ़ी। कस्तूरबा गांधी स्कूल जितने 29 बनाए गए, उसके बाद भी कोई संख्या नहीं बढ़ी। एक तो मेरा ये सुझाव है कि ठीक है, हमारे भाई शिक्षा मंत्री जी मॉडल संस्कृति स्कूल की जो बात कर रहे हैं, हम आरोही स्कूल को और KDB को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं वहां पर, KGB को, क्योंकि वो भारत सरकार की योजना के तहत बने हुए स्कूल है। अच्छी बात है, मॉडल संस्कृति स्कूल नए सिरे से खोलें, इंग्लिश मीडियम खोलें, उसमें इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की भर्ती करें। आप उनको CBSE से एफिलिएट करवा रहे हैं, तो बड़ी रिजेंटमेंट है कि जब से ये मॉडल संस्कृति स्कूल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 10+2 स्कूल थे, आपने उनको कन्वर्ट करके CBSE से एफिलिएट करवा दिया है, जबकि हमारा जो भिवानी बोर्ड है वो अच्छे से एक्सेल कर रहा है। अगर आपको कुछ CBSE से करवाने हैं अब तो मैं नहीं करवाने। आपके इन सवालों के और सुझावों के बारे में एक बार शिक्षा मंत्री से पूछ लेता हूं। बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंवरपाल गुर्जर साहब, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुझाव दे रही हैं, कुछ आपसे मुतालबे कर रही हैं। शिक्षा मंत्री जी, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? आखिरी सवाल है सर आपसे। नहीं, जो संस्कृति मॉडल स्कूल की बात बहन जी ने कही है, तो जो 136 स्कूल हैं ये बिल्कुल जो हमारे दूसरे स्कूल हैं उनमें से ही हैं। इसमें से आरोही या दूसरा कस्तूरबा गांधी या दूसरे स्कूल नहीं हैं। उनके बारे में हमने विचार किया कि कुछ स्कूलों को इनके साथ ही अटैच करके उनको भी मॉडल संस्कृत स्कूल में ले लें, ताकि ये व्यवस्था जो है एक टाइप की हो जाए। लेकिन जो 136 हमने किए उनमें कोई वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग हैं, उसमें व्यवस्था की। जो प्लेवे स्कूल की बात भी बहन जी ने कही है, जो 1135 स्कूल हम खोलने लग रहे, उनमें भी आंगनवाड़ी की भले बात है, लेकिन स्कूल आंगनवाड़ी में नहीं होंगे, स्कूल तो स्कूल में ही होंगे। तो जो हमारे पास इस टाइम 3000 आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं हमारे पास, वो हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम वही सोच रहे कि उनका हम लाभ उठा के उनको पहले शुरू कर लें, बाद में अब एक शुरुआत करनी तो उस शुरुआत का उसका लाभ उठा के हम शुरू कर लें, क्योंकि हमने एक टारगेट रखा कि अब की बार हम 4000 प्ले स्कूल खोलने वाले हैं।
तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं। जो अभी नई शिक्षा नीति में जो बात कही, तो अभी मेरा ख्याल है कि शायद पूरे देश में कहीं भी उसकी शुरुआत नहीं, हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं उसकी। 1135 स्कूल खोलने की शुरुआत हम कर रहे हैं, शायद अभी तक मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं शुरू हुई। तो हम उसमें जा रहे हैं, अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसका उपयोग हम कर लें, क्या दिक्कत है उसमें। अगर मान ली हमारी कोई बिटिया है वहाँ, वो पढ़ाती है, खूब हाईली क्वालिफाइड है, तो क्यों ना उसका उपयोग करें, हम खाली उसको ऐसे ही क्यों रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और बहुत से सवालों के जवाब दिए। गीता भुक्कल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं इस बात को जो वो यकीन दिला रहे हैं आपके सजेशंस को लेकर? नहीं, देखिए, अच्छी बात है कि वो यकीन दिला रहे हैं। हमारे यहाँ पर डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि 21 के 21 जिलों में है। 3 साल हो गए, अभी तक उनमें एक भी एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, जेबीटी और बीएड के। तो मेरा एक तो रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग में जब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको 50-50 हजार की भारी फीस देनी पड़ती है, जिसमें गरीब बच्चा जो है, बीपीएल बच्चा है, दलित बच्चा है, बैकवर्ड है, वो वहां पर इतनी भारी फीस नहीं दे सकता। 3 साल हो गए, उनमें अभी तक एडमिशन जो है वो प्रक्रिया बंद की हुई है। एक तो उसको शुरू किया जाए। दूसरा, ये जो आज बात की गई है कि केजी से पीजी, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में ऑलरेडी हमारा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज है, सब सुविधाएं हैं। अब केवल 20 करोड़ का प्रावधान करके आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इस तरह की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। 20 करोड़ में तो जाके एक बिल्डिंग की 4 दीवारी भी नहीं बनती। तो इसमें अगर सही नियत से ये की गई घोषणा होती तो इसमें जरूर बजट का एलोकेशन भी अच्छे से दिया गया होता। हमारी बहुत अच्छी दोनों यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी प्लानिंग के साथ करें। अब केवल कह देने से बात नहीं बनेगी। आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है बेरोजगारी की वजह से धक्के खा रहा है, इसी की वजह से मैं समझती हूँ क्राइम बढ़ रहा है। तो हमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करनी चाहिए। नेशनल वोकेशन एजुकेशन फ्रेमवर्क जो हम स्कूल्स में लेकर आए थे, उसको बहुत अच्छे ढंग से सरकार को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, गीता भुक्कल जी, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक कांग्रेस। और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल निकलकर सामने आए हैं काफी देर से और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी हो जाती हैं बजट को लेकर, बहुत सारी बातें की जाती हैं। तमाम अपने मेहमानों का मैं परिचय आपसे करा देता हूँ, तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ अजय गुलिया साहब जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। इसके साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन रॉय साहब जुड़ चुके हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और रजत पंजेटा जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय गुलिया साहब, बहुत सारी खूबियां गिनाई गई हैं इस बजट में, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की झलक देखी गई इस बजट में, जिसके दावे बार बार हमेशा किए जाते हैं? जब 2 राजनीतिक दल मिलकर के सरकार चलाते हैं तो उनके जो आम सहमति, जो एक सहमति बनती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कि आम सहमति, जो एक सहमति बनती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कि हम कहते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, और मैं तो बधाई दूंगा हरियाणा प्रदेश की सरकार को कि सभी चीज़ों को बराबरी का ध्यान देते हुए और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से बजट के अंदर वृद्धि की गई है, ज़रूर आने वाले समय में ज़रूर हमारी शिक्षा प्रणाली और चिकित्सा प्रणाली बेहतर होने का काम करेगी हरियाणा प्रदेश की। जिस प्रकार से 100 बेड के जितने भी अस्पताल थे उनको 200 बेड का किया जाएगा। और अब देखिए कई चीज़ें हैं, महिला सशक्तिकरण की बात अगर आप करेंगे तो जिस प्रकार से महिलाओं को पंचायतों के अंदर इस साल 50% की हिस्सेदारी महिलाओं की रही, और अब आगे से जितने भी राशन के कोटे होंगे तो उसमें 1/3 हिस्सेदारी हमारी महिलाओं की रहेगी। तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल सके, वो सारी चीज़ों का मिला करके एक अच्छा कॉम्बो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अजय गुलिया जी, अब एक प्रतिक्रिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा कॉम्बो दिया गया है, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, शिक्षा, चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण, इसके अलावा और बहुत सारी खूबियां कोरोना की चुनौतियों के बावजूद इस बजट में नजर आई हैं, सरकार के मुताबिक और सरकार के सहयोगी दल के मुताबिक। नासिर जी, मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बताऊं कि जब से ये 2:30 बजे बजट का मुख्यमंत्री जी ने जो 2:30 बजे तक 12 बजे से लेकर बजट
दिया तो मेरे जो शीर्ष मेरी पार्टी के नेतागण हैं उन्होंने इसके विषय में पूरा विस्तार से प्रकाश डाला है। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, हम पहले बहुत पहले ये बात होती थी, बजट एक दिन आता था, जैसे बजट आज रखा, मौजूदा चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हर रोज ही बजट आ रहा है, हर रोज ही किसी ना किसी चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज ही महंगाई मुंह फाड़ के लोगों को निगलने का काम कर रही है। सरकार कहाँ सोई हुई है? इन बजट को देना मरहम लगाने के अलावा या शब्दों की मरहम लगाया गया आपके मुताबिक? शब्दों की जादूगिरी। अच्छा, मैं कह रहा हूं मरहम जो लगा रहे हैं वो शब्दों की जादूगरी है। अदरवाइज जैसे हमारे विपक्ष के नेता सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है। आप देखें, सुबह जब व्यक्ति उठता है और न्यूज़पेपर या आपके माध्यम से पढ़ता है तो कहीं ना कहीं रसोई गैस बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, इतने टैक्सेस लाद दिए गए हैं कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं। आम जनता सारा महसूस कर रही है, देख रही है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनके शब्दों के हिसाब से मैं इसको बजट को बता सकूं। भारद्वाज जी कह रहे हैं, संजीव भारद्वाज जी, कि उनके पास तो शब्द नहीं है कि इस बजट में किस तरह से खामियां निकालें। क्या आपके पास शब्द हैं बजट में खामियां निकालने के लिए, या फिर विपक्ष की आदत होती है कि बजट कोई भी पेश करे, कभी भी किसी की भी सरकार हो, वो निराशाजनक ही नजर आता है? नासिर जी, बिल्कुल मेरे पास शब्द ही शब्द हैं, शब्दों की कोई कमी नहीं है। जनता का बजट बिगाड़ने के बाद, जनता का खून चूसने के बाद, इतनी महंगाई आपने जो बढ़ा दी है, उससे सबका बजट एकदम बिगड़ चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जनता को महंगाई से अगर कोई राहत ही नहीं है, जनता का ऊपर इतनी महंगाई का आपने बोझ डाल दिया है, आपको टैक्सेस कहीं ना कहीं कुछ कम नहीं आपने किए, आप कहते हैं आपने बढ़ाई नहीं है, तो ये बात हो गई कि आपकी जेब से हम निकालेंगे तो सही है, जनता की जेब से ही निकालेंगे। जितना भी ये बजट आता है, ये का कर्जा जो है, ये जनता की जेब पे ही मार पड़ेगी, जनता पे पड़ेगी, सरकार की सेहत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार फिक्र तो करती है, सरकार कहती है कि हमें तो फिक्र होती है। बिल्कुल नहीं, आज वर्ग की फिक्र होती है। दिन में मैंने आपके पास आपके चैनल पे था, मुझे ठीक आंकड़े नहीं पता थे, मैंने 34,000 करोड़ का कर्जा बताया है, बल्कि सरकार ने 44,000 करोड़ का कर्जा लिया है। आप एक बात बताइए, जब आप 2.25 लाख के आसपास ऊपर चले जाएंगे कर्जे के अंदर, तो ये मार प्रदेश की जनता पे ही पड़ेगी ना। आप किसी भी चीज पे वैट कम करते हैं, जब वैट कम करने की या कोई महंगाई कम करने की बात आती है तो ये चले जाते हैं कांग्रेस काल में क्या था, 2014 में क्या था, उससे पीछे क्या था। आप आज की बात कहिए, आपके मुताबिक कांग्रेस काल में कमी निकालना आज की बात कीजिए। देखिए, किसी भी सरकार ने, तो मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन कम जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जनता को राहत तो, सरकारें जो भी हैं, जनता को अगर आप नहीं देख के चलेंगे तो जनता आपको उखाड़ के बाहर निकाल देगी, बाहर का दरवाजा दिखाएगी। यह शिक्षा नीति का जिक्र हो रहा था, मंत्री जी ने बहुत कुछ शिक्षा के बारे में बोला, बजट बहुत अच्छा है, अपना गुणगान करते हैं, चाहे बीजेपी है चाहे जेजेपी है। थोड़ा सा जल्दी से फिर मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ, 1 मिनट में। 2 मिनट तो कितने स्कूल, 1 मिनट में खत्म करता हूँ, कितने स्कूल बंद किए पहले ये बताइए, कितने लगे हुए टीचर आपने निकाल दिए भर्ती हुए वो बताइए, स्किल डेवलपमेंट में आपने कितने बच्चों को ट्रेन किया वो बताइए। का जवाब मैं अजय गुलिया से लूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया राजीव रंजन रॉय साहब की। राजीव रंजन रॉय साहब, हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, अब थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि उस वक्त बहुत जल्दबाजी हो जाता है एकदम से, शायद अब आपने और गौर किया होगा बजट में। सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए इसमें बात की जा रही है, हर वर्ग का ख्याल रखने की बात की, कुछ शब्द कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हमेशा सुनाई पड़ते हैं हर साल जब भी बजट पेश होता है, कि विपक्ष को निराशाजनक लगता है और सरकार को उसमें सब कुछ बेहतर नजर आता है। देखिए, मेरा यह मानना है कि जो बजट है ये मैं इसको मानता हूँ कि इंक्लूसिव बजट है। अच्छा। देखिए, अपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनको थोड़ा क्रिटिकल होना भी चाहिए, क्योंकि उस भूमिका में वो है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, और सरकार भी चाहती है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है तो उसको सरकार भी सीरियसली लेती है। लेकिन ये इंक्लूसिव बजट है, और ये चूंकि कोरोना के बाद पहला बजट है, फंड्स को लेकर के जो एलोकेशन हुआ है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के, एग्रीकल्चर को भी दिया गया है, MTF जो इन्होंने एक
नया फंड बनाया है, रिजर्व फंड, उसमें भी इन्होंने 9,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा रखा है, उससे भी कुछ प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया जाएगा। तो मिला जुला करके देखिए आज की तारीख में अब आप देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां हमारे सामने है, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उसके बैकड्रॉप में इस प्रकार का बजट लाया गया है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं कुछ उस प्रकार से क्रिटिकल गैप्स है। जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज की अपोजिशन या उनका जो क्रिटिसिज्म है, उसमें मुझे लगता है क्या कि ठीक है, वो होना भी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में इस प्रकार के सिस्टम में होता है, होना चाहिए। एक होता है कि जरूरत है करने की, दो चीजें। एक तो होता है कि भाई ये तो जिम्मेदारी है, करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का धर्म यही है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब होता क्या है कि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बोलते हैं, हम आधे सत्य बोलते हैं, जो हमें सूट नहीं करता वो हम नहीं बोलते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हरियाणा का जो डेट है, जो कर्ज है, वो बढ़ रहा है, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 25 साल से बढ़ रहा है। या मैं यूं कहूं कि जब से हरियाणा बना है तब से ये कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी वो कम नहीं हुआ है, वो कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये वो कम नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें एक जो उसका एक सिस्टम है, उसमें एक मैकेनिज्म काम करता है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ब्रेक के बाद हम इस पे बातचीत करेंगे, मैं प्रयास करूंगा। अजय गुलिया जी, कर्ज जो है ना, ये भी चुनाव के दौरान मुद्दा होता है और हुआ करता था चुनाव के दौरान, कितना कर्जा छोड़कर गए, इतना कर्जा छोड़कर गए। तो क्या कम हो नहीं सकता, या भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि नहीं कर पा रहे कम, कर्जा बढ़ रहा है? नासिर भाई, बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ प्रत्येक सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस अपने प्रदेश के ऊपर जो कर्ज है उसको कम करे, उसको माइनस में लेकर के जाए, ना कि प्लस में। लेकिन अब आप देखिए पिछले 1.5 साल के सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 साल जो कोरोना के अंदर ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश को बल्कि समूचे भारतवर्ष को ही, ना समूचे विश्व को इस परेशानी महामारी से जूझना पड़ा और लोगों को बहुत तकलीफ हुई। सरकार की तरफ से प्रयास भी किए गए, किंतु ये एक ऐसी चीज़ थी कि ज़रूर मैं इस बात को बिल्कुल सहजता से स्वीकार करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लोगों को तकलीफ हुई। सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किए गए इसको ईज आउट किया जाए, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये एक महामारी थी। इसके अंदर चाहे किसी का व्यवसाय है उसके अंदर गिरावट आई और हरियाणा सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी इसमें गिरावट आई। कुछ अगर 1-2 महकमों को छोड़ दें। चलिए, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, मैं आता हूं। संजीव भारद्वाज जी, आप हाथ सर इशारा कर रहे थे। इसमें तो कुछ शक नहीं है कि जो चुनौती थी कोरोना की, वो वाकई में बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती से उभरना भी एक बड़ी चुनौती है। तो सरकार जो कह रही है कि हमने कोरोना के वक्त में जिस तरह से काम किया है और उससे बाद आकर इस तरह से बजट पेश किया है, ये भी अपने आप में उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर था। नासिर जी, मैं आपको बताऊं, पहले तो राजीव रंजन जी ने जो बात कही कि कर्ज वाली जो कर्ज है ना आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है, नहीं, आप इसका फ्लो देखें। 1966 से जब से हरियाणा बना है और 2014 तक ये तकरीबन लगभग 60,000-65,000 करोड़ के बीच में ये था और ये पिछले 6 साल के अंदर मौजूदा सरकार जो है इन्होंने 1,60,000 करोड़ के करीब तकरीबन इन्होंने 6 साल में ले लिया। आप और हम एक बजट की मतलब डिबेट में बैठे हैं, आप बताएं हम कौन सी बजट के बारे में, मेरे साथी प्रवक्ताओं ने कई बात बताई, आज हमारे सभी लीडर चाहे कोई किसी पार्टी के विपक्ष के हों चाहे सत्तारूढ़ दल के हों आपस में बताते रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि जब कर्जा लेके कोई चीज बतानी है, तो या सर कर्जा तो आपकी सरकार भी लिया करती थी, ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं लेते थे। आप उसमें रेशो देखें ना। नहीं, रेशियो फिर वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। एक मिनट, आप उसमें 1,60,000 करोड़ 6 साल में और 60 से 62-65 जो है वो 48 साल में, क्या वो रेशो, मेरी बातें बीच में रहेगी, पहले राजीव जी के सुन लेते हैं, भारद्वाज जी को बोलने दीजिए। सॉरी। दूसरी बात ये कि आज किसान के बार किसान के बारे में, हमारे अन्नदाता के बारे में प्रदेश में भी और देश में भी पता नहीं कितनी बातें कही जा रही हैं और हम लोग डिबेट में आके, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते एक बुकलेट
सारी किसानों के बारे में, क्योंकि टीवी चैनल के अंदर 10-20 मिनट में ये चीजें नहीं बताई जा सकती, और वो पूरे 15 पेज की बुकलेट जिसमें खेती का खून करके कि क्या क्या आंकड़ों के समेत दी है कि इन्होंने आप ये किसानों वाली के लिए बुकलेट क्या जारी क्या कर रहे हैं, किया। सरकार कर रही है कि बरगलाने वाली की देखिए किस तरह बरगला रहे हैं अगर ये कांग्रेस वाले। बरगलाने वाली बात है, ये तो आंकड़े हैं, जी उस पर तो बहस हो सकती है। चलिए पहले राजीव रंजन रॉज कुछ कह रहे थे। ये नासिर जी, ये भारद्वाज जी ने जो अजय गुलिया जी आपके पास भारद्वाज जी ने जो कर्ज का आंकड़ा बताया कि मुझे लगता है कि 60,000 करोड़ से ज्यादा था 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसमें 40,000 करोड़ ऐड हुआ है जब उदय भारत सरकार की स्कीम आई। डिस्कॉम्स के जो एसेट्स, जो लाइबिलिटीज को जब स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ा तो इसमें 40,000 करोड़ रुपए ऐड हुए हैं। मुझे लगता है कि 80-85 हजार करोड़ था, उसमें से आप 40,000 ऐड कीजिए तो 1,25,000 करोड़ इस तरह से इनका डेट्स बनता है। क्योंकि उदय स्कीम के बाद भारत सरकार के मैंडेटरी इन्होंने कर दिया था, आपके यहाँ जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसके लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर सरकार ने भी पैसा दिया, उदय स्कीम ही आया था कि हमारे जो डिस्कॉम्स को बचाने के लिए। प्रश्न यहाँ यह उठता है, उसके बाद देखिए इसमें कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये इकोनॉमिक इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। इसमें फिर रुपया अप्रिशिएट करता है। जो काम आप 10,000 करोड़ में करा रहे हैं वो 20,000 करोड़ में हो रहा है। जो सीमेंट आप 200 रुपया में खरीद रहे थे वो 500 में खरीद रहे हैं, और इस पर कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा शायद। वो एक्चुअली होता क्या है, लेकिन देखिए अब होता क्या है नासिर जी, इकोनॉमिक्स में जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि आपका जो स्टेट, देखिए भारत सरकार का एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से आप कर्ज ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। आज ये पंजाब देखिए इस इशू को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है और पंजाब इस बात को प्रयास कर रहा है कि केंद्र के साथ मिलकर के उनको सॉर्ट आउट करें। ठीक है सर, मैं अजय गुलिया जी रजत पंजेटा की बात सुनकर फिर मैं आपके पास आता हूं। जी पंजेटा जी। नासिर जी, यहाँ जिक्र हो रहा था कि पिछले 25 साल में हर सरकार ने जो है कर्ज लिया है और कम किसी ने नहीं किया है। मेरी इस बात से मैं बिल्कुल यहाँ डिफर करूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, इंडियन नेशनल लोकदल ने ना केवल पहले से जो चढ़ा प्रदेश पे कर्ज था वो उतारा, बल्कि सरप्लस में छोड़ के गए थे। रॉय साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सारी गवर्नेंस और मैनेजमेंट, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था। हाँ जी, तो ये सारी गवर्नेंस और मैनेजमेंट है। अगर हम कर्ज ही लेते जाएंगे तो पाकिस्तान का आज ये हाल हो गया है कि दुनिया का कोई बैंक नहीं है, कोई वर्ल्ड बैंक से लेके कोई देश आप नहीं ये है। कह रहे हैं कि कर्जा लिया जाना सही नहीं है, नहीं, जरूरत नहीं है, या फिर जरूरत नहीं होती, या फिर जरूरत से ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसी जनरेट हो। मैं छोटी सी एक सेकंड में एक बात बोलता हूं, पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। हमारा जितना फॉरेन रिजर्व्स है भारत देश का, ये तकरीबन 570 बिलियन डॉलर है और हमारे ऊपर कर्ज जानते हैं कितना है, 525 बिलियन डॉलर है, राइट। अगर आप पूरा कर्ज आज की तारीख में चुकाएंगे तो आपके अजय गुलिया जी, ओम प्रकाश चौटाला सरकार का जिक्र कर रहे हैं, रजत पंजेटा जी आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि मैनेजमेंट और सरकार चलाने का एक तरीका बहुत हद तक इन चीजों को खत्म कर देता है, कर्जों को कम कर देता है? देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, अब ये कर्ज की बात कर रहे हैं वो रेवेन्यू प्लस था। और दूसरी बात देखिए, अब मैं इस बारे में ये नहीं कहना चाहूँगा कि क्या था क्या नहीं है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसमें मैं इनके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता किसानों की बात कर रहे थे। आप ये मान करके चलें कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, सबसे ज्यादा बाजरे की खरीद सरकार ने करी है, जो कि इतिहास मतलब रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा बाजरा कभी नहीं खरीदा गया और 2150 रुपए में खरीदा गया। इसी कांग्रेस के लोगों की सरकार राजस्थान के अंदर है, कांग्रेस की सरकार, वहां बाजरे का रेट 1100। ये अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं। 1100 रुपए बाजरा खरीदने वाले लोग किसान हितैषी और 2150 रुपए में बाजरा लेने वाले। अच्छा अजय गुलिया जी, एक बात और बताएं कि इस वक्त बहुत कुछ आपकी सरकार किसानों के लिए कर रही है, आपके मुताबिक कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्या किसानों के दिल में वो जगह हो पाएगी अब सरकार के लिए जो पहले थी? क्योंकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से कुछ शक और शुबह जाहिर किए जा रहे हैं कि अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है क्षेत्रों में। तो आज का बजट इस चीज को कितना ठीक कर पाएगा? नहीं देखिए,
नासिर भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, ये तो इतनी खूबसूरती नहीं है सर कि जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में नहीं आने दिया जाए। क्या आप इसको खूबसूरती मानते हैं? नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं, अब ये देखिए ये कांग्रेस के लोग इस प्रकार की राजनीति करने में माहिर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज आप इस चीज को आप डिफरेंशिएट करें ना, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। आप समझिए, एक फसल को एक सरकार 2200 रुपए में खरीद रही है और दूसरी सरकार उसको 1100 रुपए में, तो कौन सी सरकार बेहतर होगी? किसानों के हक में कौन सी सरकार है? लेकिन जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कांग्रेस के भी लोग हैं, अगर ये विरोध करने वाले कांग्रेसी हैं, लेकिन इनको भी सेटिस्फाई करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। क्या इस बजट से, अजय गुलिया जी, एक और सवाल, महंगाई बड़ा मुद्दा था, जिससे भी पूछा हमने जनता में कि भाई क्या चाहते हैं बजट से, आप क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा भाई महंगाई कम होनी चाहिए, सिलेंडर के दाम घटने चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए। कुछ उम्मीद जताई जा सकती है जनता की तरफ से? नहीं, बिल्कुल साकेत भाई, नहीं नासिर भाई, आप ये मान करके चलें कि जरूर इस देखिए आफ्टर इफेक्ट्स, ये बजट आज आया है, बहुत जल्दी इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे जब और स्थिति बेहतर होगी। संजीव भारद्वाज जी, बहुत जल्दी महंगाई कम होती नजर आएगी, चाहे वो पेट्रोल डीजल की है, सिलेंडर की है, कुछ और चीज की है। थोड़ा इंतजार तो कीजिए, सरकार ये कह रही है। ये अब इसका भी जवाब है ना, पंजेटा जी अच्छी तरह से देंगे, लेकिन मेरे पास 1 मिनट मेरे पास मतलब तो तीर खत्म हो गए कांग्रेस के? नहीं, मेरे पास तो मैं आपको बताऊं, ये सारी हास्यास्पद बातें लगती हैं। हंसी के पब्लिक सारा रोज किस तरह से जूझ रही है, किस तरह से उसको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, ये मैं अपने शब्दों में मैं कह रहा हूं। वैसे मेरे पास शब्द या मेरे को नॉलेज कम नहीं है, लेकिन ये महंगाई और किस तरह से आम आदमी को दिक्कतें आई हुई हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं डिस्क्राइब करूं। सेकेंडली, आज आप देखें कि जो टैक्सेस हैं, मान लो सपोज एक्साइज ड्यूटी है, वो डीजल पे है, पेट्रोल पे है, गैस पे है और अदर चीजों पे है, वो सारी चीजों के रेट्स को इफेक्ट करती है। और फिर आप देखें कि जब भी कोई घाटा इनको लगता है, ले दे के ये कह देते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया, इन तीनों चीजों का प्राइवेट कंपनी बढ़ा रही है। क्या वो 3.5% से 31% से ऊपर चला गया एक्साइज ड्यूटी? इंतजार भी करना चाहिए थोड़ा सा। महंगाई अब बजट में कोशिश की गई है कि महंगाई घट जाएगी, अब ये हालांकि हरियाणा के लिए कुछ कितना फायदेमंद साबित होगा। इंतजार नहीं कर सकता विपक्ष। बिल्कुल, भारद्वाज जी ने बिल्कुल अभी ठीक कहा कि अभी मैं इनका जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत कम शब्द मेरे पास, कम शब्द है। मोदी जी ने कहा था मुझे 100 दिन दे दीजिए महंगाई कम करने के लिए। 6 साल तो हो गए, अभी तक तो कम हुई नहीं महंगाई। कभी 2 महीने मांगते हो, कभी 3 महीने मांगते हो। भाजपा अपना वक्त भूल गई है कि कैसे वो सिलेंडर लेके साइकिल पे कभी धरनों पे बैठते थे, कभी कपड़े उतार के बैठ जाते थे पेट्रोल की बड़ी कीमतों के ऊपर। विज साहब की फोटोग्राफ्स है, सारी की सारी सबकी फोटोग्राफ है आज मीडिया के ऊपर। मगर महंगाई आज तक तो कम हुई नहीं, लेकिन हाँ, इनको अपनी बढ़ाई करवानी है। लोगों का चाहे बुरा हाल हो जाए महंगाई से, लोगों के घर का बजट बिगड़ गया, मगर इनको अपने बजट की वाहवाही या टीवी में बैठ के आखिरी प्रतिक्रिया, एक मिनट खत्म होने दीजिए। गुलिया जी, बाजरे से बाहर आइए, झज्जर से बाहर आइए, पूरा हरियाणा है। मक्का की बात कीजिए, कपास की बात कीजिए, अन्य फसलें हैं जिनको बुरी तरह से एमएसपी, ये जो पिटिंग है एमएसपी नहीं मिलती, बहुत चीजों किसान बर्बाद हो चुका है। आपको यही नहीं पता डीजल से उसका ट्रैक्टर चलता है। जवाब बहुत संक्षेप में गुलिया जी। हाँ, इसी कमरों से बाहर निकलिए। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश आज भारतवर्ष के अंदर एकमात्र सरकार है जो सबसे ज्यादा सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम कर रही है। तो विरोध किस लिए उनका? सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे अगर कहीं खरीदी जा रही है तो वो हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा खरीदी जा रही है। और कोरोना के दौरान भी तो हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा खरीदी जा रही है।
और कोरोना के दौरान भी जिस प्रकार से मंडियों को बढ़ाकर तो मेरे पास किसानों वक्त नहीं है, किसानों को बस राजीव सहूलियत रंजन देने रॉय का साहब की काम प्रतिक्रिया हरियाणा लूंगा। प्रदेश की जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक नजीर ठीक है अजय साबित गुलिया हुआ। जी। राजीव रंजन रॉय साहब, आखिरी प्रतिक्रिया सर। विपक्ष और सत्ता पक्ष को जाहिर सी बातें चीजें हैं, लेकिन किस तरह से देखें, प्रदेश की जनता को इंतजार करना चाहिए या फिर इंतजार की हदें निकल चुकी हैं? सर हद हो गई है। देखिए नासिर जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे सिलेंडर की बात है। सिलेंडर के जो प्राइसेस हैं भारत सरकार तय करती है, और उसका जो अब इन्होंने जिनको सब्सिडाइज्ड सिलेंडर्स दे रहे हैं, जिनको सब्सिडी नहीं लेनी है उन्होंने विड्रॉ कर रहा है। ये बजट कितना दूरदर्शी नजर आता है आपको, जितना आपने अब तक समझा है? नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल ट्रैक पे बजट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो एक नया जो रिजर्व फंड क्रिएट किया है, जिसमें कि अराउंड 9,000 करोड़ रुपीस इसमें डाला है। इसके लॉन्ग टर्म में बड़े अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे। इन्होंने कुछ चीजें जैसे मोनेटाइजेशन की भी बात की है, उससे जो रेवेन्यू आएंगे उसको भी आप कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ जो ऐसे इश्यूज हैं जो कि इमोशनल इश्यूज हैं नासिर जी, जैसे महंगाई है, फार्मर्स हैं, ये देखिए ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, उसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते आप, और उसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं सकता है। वो तो वक्त की बात है कि आप किस वक्त और किस साइड में बैठे हैं, तब आपका जो स्टैंड है वो तय होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रजत पंजेटा जी आपका, संजीव भारद्वाज जी आपका, राजीव रंजन साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजय गुलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी कोशिश यही थी कि बिना शोर शराबे के एक सार्थक चर्चा हो जाए, और वही हमारी कोशिश थी। और जाहिर सी बात है कि सरकार ये कहती है कि अब इंतजार करना चाहिए, विपक्ष कहता है कि इंतजार नहीं कर सकते और कितना करें, लेकिन देखना होगा कि ये बजट कितना बेहतर साबित होगा, कितना इसको जमीन पर लाया जाएगा और हकीकत में तब्दील किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।